तो साहब ये पहली क्लास का भी और इस क्लास का भी लिंक शेयर करवा दीजिएगा ताकि बच्चे आज बेचारे रास्ते में हैं। तो ले बेटा, अगर आपको याद हो, अ, हमने बिजनेसेस को डिस्कस करना शुरू किया था। सबसे पहले पार्टनरशिप को देख रहे थे मेरे अच्छे कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप को इसके कुछ बेनिफिट्स भी थे और कुछ नुकसान यानी कि नुकसान भी थे। फिलहाल तो सबसे पहले देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप कहते किसको है, इसको सोल ट्रेडर कह लो, चाहे इसको एंटरप्रेन्योर कह लो, चाहे इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कह लो, एक ही बात है। लिखा होता है ना अक्सर दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर चौधरी अरशद, प्रोप्राइटर लफ्ज लिखा होता है, ऐसे मालिक ने अपना नाम लिखा होता है मेरे बच्चे। तो वो बता रहा था कि इस दुकान का मालिक मैं हूँ एक्चुअली, तो इस करके इसलिए लफ्ज लिखा होता है बाहर प्रोप्राइटर। लेकिन बात बात प्रोप्राइटर के अंदर दो तीन लोगों के नाम लिखे होते हैं, ये बेशर्मी है। हैं ये वो पार्टनरशिप होती है तो उसमें बेहतर यही है कि इस तरह करके दो तीन लोगों के नाम इस ना लिखा के क्योंकि उसका वो मेरे से मकसद फौत हो जाता है। खैर, तो सोल प्रोप्राइटर हमने डिस्कस किया था किसको बोलते हैं, जिसमें मालिक एक हो। ये नहीं कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में बंदा ही ये काम कर रहा होगा, नहीं हो सकता है इसने साथ एम्प्लॉय भी रखे हो, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसका मालिक एक हो और वो कंपनी ना हो, ऐसे बिजनेस के लिए लफ्ज बोला था। ये क्या है, ये सोल प्रोप्राइटर है। ये भी चल रही है सुविधा, ये मशीन भी चल रही है, और फिर वो बंद कर दो उसको, क्योंकि मेरा ख्याल ठंड नहीं लग रही आप लोगों को। नहीं, बेशर्मी। बेटा मुहर्रम की छुट्टियों पे गए, क्या करें सर। ले बेटा, तो फायदे मेरे बच्चे लास्ट शायद हमने डिस्कस वैसे ही हेडिंग जाते जाते देख लिया था, लेकिन रीड नहीं किया था ग्राफ पे। कौन कौन सा पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। सीक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन यूज ऑफ प्रॉफिट्स, ग्रेड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाला, ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। लेवड़ा हमने डिस्कस किया था, ये शायद ये भी हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना बड़ा आसान है। कोई रूल रेगुलेशन इतने होते हैं अनलेस के कुछ ऐसी जगह जैसे हमने डिस्कस किया था, कोई फार्मेसी वगैरह आपने खोलनी हो तो शायद आपको किसी लाइसेंस की जरूरत पड़े, अदरवाइज तो मेरे बच्चे कोई लाइसेंस नहीं होता, सिर्फ लिख के बाहर लगाओ और कारोबार शुरू कर दो। कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हैव द मोस्ट फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी कि सबसे कम। मोस्ट फ्रीडम का मतलब क्या है, देखो फ्रीडम कहते किसको, आजादी है, कि जहाँ पे कोई आपको रोकने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, उसका नाम आजादी होता है। और पाकिस्तान के अंदर देखिएगा, अगर इवन देन आप एक पोस्ट भी लगा दें तो आपको एक अननोन नंबर से या तो कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा, अरे तूने क्या किया, तू तेरे ये तेरे फैमिली में लोग, अच्छा बता तू इन लोगों के साथ रहना चाहता है कि नहीं, है हम कहेंगे रहना चाहते हैं, तो बेशर्मी, तो फिर क्यों पोस्ट किए इस तरह की, आइंदा एहतियात करना। यानी कि ये पता चल जाता है उनको कि फलाने बंदे ने ये पोस्ट कर दी है, लेकिन कब खुदा ना खासा कोई इतने दहशतगर्द घुसे और यहाँ पे इतने लोगों को शहीद करके चले जाएं, ये शायद अभी उनको ये नहीं पता चल रहा जो मेन उनका काम है। लेकिन मैसेज मुसेज का उनको फौरन पता चल जाता है, क्योंकि उस पर बड़ी पक्की निगाह है उनकी, है जहां पे निगाह होनी चाहिए वहां पे निगाह कम ही है। खैर, कहता है कि मैनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फेडरल और प्रोविंशियल, अप्लाई ओनली टू बिजनेस दैट हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कुछ हैं रेगुलेशन, लेकिन फिर आगे वो आती हैं कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो एम्प्लॉइज के साथ, फिर वहां पे रेगुलेशन शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप उस तादाद से कम ही हो तो फिर शायद आपके ऊपर इतने, जैसे मान लो कि जहां पे कोई 10 से एम्प्लॉय कम हो तो शायद कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए ना हो, लेकिन 10 से ज्यादा हो तो फिर वो वर्किंग कंडीशन वाले रूल्स एंड रेगुलेशन, मिनिमम वेजेस वाले रूल्स एंड रेगुलेशन, वो तो खैर कम भी हो, मिनिमम वेज वाला तो रूल हर जगह पे लगेगा। अगर आपने लोग साथ आप पंजाब में रहते हो तो पंजाब गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक कानून है मिनिमम वेज 37,000। अब अगर कोई बंदा आपने रखा हो और उसको तनख्वाह 37,000 से कम दे रहे हो तो जाहिर बात है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप एक रूल एंड रेगुलेशन को पूरा नहीं कर रहे जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है। तो वो तो खैर हर जगह पे अप्लाई हो। कहता है कि एंड सिक्योरिटीज लॉ अप्लाई ओनली टू ऑपरेशन दैट इशू स्टॉक, यानी कि कोई और भी ऑफ एम्प्लॉइज एंड सिक्योरिटीज लॉस, सिक्योरिटीज होती हैं जो शेयर वगैरह इशू करने का, तो ये तो तभी अप्लाई होगा अगर आप क्या कर रहे हो, आप कोई स्टॉक का कारोबार कर रहे हो, यानी कि शेयर वगैरह इशू कर रहे हो, तो मोस्टली वो होती कंपनी है। तो ये पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उसने लफ्ज बोला होगा। कहता है कि नॉनथलेस सोल प्रोप्राइटर्स मस्ट इंश्योर दैट दे फॉलो ऑल लॉज एंड डू अप्लाई टू देयर बिजनेस। हाँ, इतना ये चीज आपने ताहम ये नॉनथलेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ताहम जो लॉ अप्लाई होते होंगे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के ऊपर, जितने के अप्लाई होते होंगे चाहे वो कम ही हो, लेकिन आपने उनको फॉलो लाजमी करना है। क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपको माफी नहीं मिलती। आप ये कहेंगे ना खुदा ना खासा सर मैं भी सर मैं मुझे पता ही नहीं था हवाई फायरिंग का भी कोई केस बनता है,
कहते चल अभी जेल में जाओ ना, फिर तुझे पता चलेगा, क्योंकि कानून है कि आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी। ऐसे तो अल्लाह माफ करे कल बंदा मार के वो लग दो, तो मुझे पता ही नहीं था है कि इसकी सजा भी होती है। तो कानून का अगर नहीं पता तो मेरे बच्चे उसकी पहले सजा होगी, फिर आपको बताया जाएगा कि ये कानून है। तो कानून का पता होना हर यहाँ पे पाकिस्तानी बाशिंदे के ऊपर लाजम है कि आपको यहाँ के कवानीन का आइडिया हो। अगर आपने उसकी गलती कर दी तो कानून की गलती की कोई माफी नहीं मिलती। आम गलती तो होती है ना, गलती का लफ्ज ही क्या है, जो बाई बाई मिस्टेक होगी, अनइंटेंशनल है, माफ कर दिया जाए, माफ कर भी दिया जाए। लेकिन अगर कानून की गलती हो उसकी कोई माफी नहीं होती मेरे बच्चे। लाहौर में आप हो, यहाँ पे नए आए हो, आपको पता ही नहीं कि हेलमेट पहनना कि नहीं, आप बगैर हेलमेट के बाइक भगाए जा रहे हो, बल्कि हेलमेट पहना भी है तो हाथ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोनी भी लगाया हुआ है, और भगाए जा रहे हो बाइक, तो रास्ते में रोक लिया वार्डन ने, वो कहेगा कि भाई चालान करेगा। कहता क्यों सर, मैं तो अपनी लेन में जा रहा था, सारा कुछ सही था। कहता हेलमेट नहीं, वो कहता सर ये देखे ना हेलमेट, कहता सर पे रखना है। तो वो कहता सर है तो है ना, कहता कि कानून ये है कि हेलमेट सर पे हो। तो सर जहां पे अकल हो वहीं पे है ना, सर मेरी अकल कौन में है। अकल का मामला नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पे रौला सर का है। फॉर एग्जाम्पल, ये ना हो कि कल आप घुटनों पे बांध के फिर रहे हो। कह रहा फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप मस्ट बी केयरफुल टू अवे लेबर लॉस एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशंस इन केस ऑफ फूड रिलेटेड बिजनेस। अगर आप कोई खाने पकाने का कोई कारोबार कर रहे हो तो उसमें जो फूड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो लगा रखे हैं, आपको उन कवानीन का भी पता होना। जैसे अगर आप दूध का कारोबार करते हो, आपको पता होना चाहिए कितना पानी मिला के आप उसको बेच सकते हो जो लोगों के लिए नुकसान देना हो। उससे ज्यादा केमिकल भी बीच में डाल दे पानी के साथ साथ, बल्कि दूध डाले ही ना बीच में, खाली केमिकल और पानी हो, तो फिर मेरे बच्चे आपको पता है वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। फिर पंजाब फूड अथॉरिटी आपके पास आएगी और आपसे पैसे लेके चली जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आपको कहेगी एहतियात कीजिएगा। वगैरह लोग होते हैं ये इस तरह के माजरत के साथ, इनको ये नहीं पता होता कि ये चीज जो मिलावट ज्यादा है ये आपके घर तक भी जाएगी, लेकिन खुदा ना खासा चंद पैसे लेते रहते हैं, हर काम दो नंबर हो रहा है। आपको जितने ब्रांड हैं सब ब्रांड्स की चीजें मिल जाएंगी आपको पाकिस्तानी ठप्पे के साथ, और किसी घर में बन रही होगी। कोका कोला की बोतलें लोग घरों में बना रहे हैं, वेलियों में बना रहे हैं, तो बन रही हैं यहाँ पे, उसको पैकिंग कर करके मार्केट में आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो भी है चल ये तो सर अच्छी बात है आप कोका कोला को टफ टाइम दे रहे हो, उनको पाकिस्तान में उनकी जो सेल उसको कम कर रहे हो। भाई पी कौन रहा है, वो भी तो पाकिस्तानी पी रहे हैं ना। रौला तो यहाँ पे सेहत का है कि उसमें पता नहीं उन असूलों को मद्देनजर रखा भी जाता है कि नहीं। खैर नुकसानदेह तो दूसरी मेन कोका कोला भी है, तो जहाँ पे अगर हम बना के भेज देंगे वो थोड़ी सी ज्यादा नुकसानदेह होगी, तो सर इसमें कम से कम पैसा भी तो पाकिस्तान में ही रहेगा। कहता है कि लॉयर टैक्सेशन, इस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगता। अगर सोल प्रोप्राइटर का कारोबार करोगे इसमें एज कम्पेयर टू कंपनी वगैरह या पार्टनरशिप, इसमें टैक्स के मामला जरा थोड़े से कम ही होते हैं मेरे बच्चे। जब आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा, इसमें कोई स्लैब रेट्स होते हैं। अगर यहाँ तक इनकम कमाओगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज्यादा इनकम होगी, मान लो कि 6 लाख से ज्यादा होगी और 12 लाख तक होगी, तो फिर आपको 2.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ रही हो ऐसा ऐसा आपका टैक्स रेट बढ़ता जाता है, लेकिन ओवरऑल कम ही रहता है। वैसे कंपनी के ऊपर 29% फिक्स टैक्स है, यानी कि जितना कमाओ, चाहे 1 रुपया कमाओ, उसमें से 29 पैसे गवर्नमेंट को दो। 100 रुपया कमाओ तो 29 रुपये गवर्नमेंट को दो, तो ये एक फिक्स टैक्स है। कह रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप आर कंसिडर टू पर्सनल इनकम एंड आर टैक्स एट इंडिविजुअल टैक्स रेट्स दैट इम्पोज ऑन सम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यानी कि इंडिविजुअल। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बारिश शुरू हो गई बाहर, आपको पता फिर नेट नाजुक होता है बेचारा, बारिश में घबरा जाता है। ले बेटा, अगर कोई बच्चा आपको कहीं बैठे हो, कोई बच्चा टेक्स्ट की किताब पकड़ के बैठा हो, ये बाहर नीचे अक्सर बैठे होते हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ, उसको कहना कि मुझे ना इंडिविजुअल के जो टैक्स रेट्स हैं उसकी वो लिस्ट दिखाना। वो आपको एक पेज खोल के देगा, वहां पे इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स दिए होंगे। इंडिविजुअल मतलब आम लोग जैसे भी 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होगा। 5 तरीकों से इनकम कमाए तो उसके ऊपर वो रेट्स लगते हैं। उसमें बिजनेस भी आ जाता है, ये अपना जो सोल ट्रेडर का कारोबार कर रहे हैं उसमें सैलरी भी आ जाती है। उसमें एक लफ्ज बोलेगा कैपिटल गेन का, भी आपने नहीं पता, आपको बताने की जरूरत नहीं। एक इनकम फ्रॉम मदर सोर्स आएगा, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगा। ये 5 तरह की इनकम्स को मिला के जो इनकम बनती है किसी इंसान की, मेरे पांचों हेड से मिला के मेरी इनकम बनी 10 लाख रुपया। उस 10 लाख के ऊपर मेरे बच्चे अलग से टैक्स वालों ने रेट्स दिए हुए, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स। देखा जाएगा मेरा किस स्लैब में फॉल करता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेके 6 लाख तक 0%, 6 लाख 1 हजार से लेके 10 लाख 12 लाख तक 2.5%, 12 लाख से ऊपर जाए और जो 24 लाख तक हो तो वो कहेगा 12 पॉइंट समथिंग। तो कुछ इस तरह रेट्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रेट्स बढ़ेंगे, ना कि कोई फिक्स रेट। इसलिए जितना कमाएगा उसके ऊपर एक मुनासिब से रेट उन्होंने दिए हुए, उस लिहाज से कह रहा है कि लोअर टैक्सेशन है, इसके ऊपर टैक्स जरा कम ही लगता है। ये नहीं कि एग्जेम्प्ट है, टैक्स देना ही नहीं पड़ता, देना पड़ता है, लेकिन वो क्या है, इंडिविजुअल टैक्स रेट जो दिए होते हैं आम इंसानों को, वही आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कुछ कमाओगे वही रेट्स लगेंगे उसके ऊपर। नहीं ना समझ आ रही?
क्योंकि अभी रेट्स देखे नहीं ना आपने, वो जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह कैफ 2 का सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। कहते द ऑनर देयर फॉर पेज वन इनकम टैक्स एंड इंक्लूड्स द बिजनेस एंड इंडिविजुअल इनकम। जो आपकी बाकी इनकम है, आप बिजनेस इनकम को भी दोबारा देखना है। तो बेशर्मी है इसकी। कोई भी इंसान कितनी जगह से इनकम कमाएगा, ये जिसके ऊपर इंडिविजुअल टैक्स रेट्स लगेंगे 5 जगहों से। एक तो सैलरी, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद एक होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये बिजनेस कौन सा है? यही वाला, सोल प्रोप्राइटर वाला। और एक होगा मेरे बच्चे यहाँ पे कैपिटल गेन, और एक होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों जगहों से जब इकट्ठी कर लोगे इनकम, जितनी भी पांचों जगहों से बनेगी, उसके ऊपर मेरे बच्चे स्लैब रेट दिए हुए, वो जो रेट दिए हुए वो रेट लगेंगे इसके ऊपर। अब इसके लिए लफ्ज वो बोल रहे हैं, कहते देयर फॉर द ओनर देयर फॉर पेज वन इनकम टैक्स दैट इंक्लूड्स द बिजनेस एंड इंडिविजुअल इनकम। तो एक ही टैक्स देगा, इसको बाकी चारों हेड से इनकम इकट्ठी करके उसमें बिजनेस इनकम भी शामिल करके सबको मिला के जो रेट बनते होंगे उस रेट के मुताबिक टैक्स देगा। इसके ऊपर अलग टैक्स नहीं होता साधारण 5। अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाओगे सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, इसके ऊपर अलहदा से टैक्स नहीं होता। इसको जो आपकी बाकी इनकम्स हैं जो आप कमाते हो डिफरेंट जगह से नौकरी करके, या किसी घर को रेंट पे देके, या कोई घर के जेवर बेच के, या मान लो के नकाह पढ़ा के, कोई इस तरह की इनकम कमाते होंगे, तो मेरे से उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में बीच में शामिल करके तो आपने क्या कर लेना, उसके ऊपर टैक्स पे करना। याद रखोगे कि इसको अलहदा नहीं, इसको बाकी जो आपकी जराए से इनकम है उनके साथ शामिल करके उसके ऊपर रेट लगा के फिर हम टैक्स देते हैं। तो sole proprietorship do not pay special franchise और corporate taxes। बात कर फ्रेंचाइज की भी कुछ फीसेस होती हैं। जैसे आपका भी मन करे हम अपने मोहल्ले में एक KFC खोलेंगे, हैं तो आपका दिल कर रहा तो खोल लोगे, आपको उसके लिए फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। और फ्रेंचाइज जब लोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको पे करो, तो उसकी पेमेंट्स होती है मेरे बच्चे, वो पेमेंट्स करोगे आप। या कोई और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो अभी मैं आपको बता रहा था, कंपनीज के ऊपर फिक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है 29%, वो आपने पे करना ही करना। प्रॉफिट्स आर टैक्स एज पर्सनल इनकम। वो जो यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाओगे ये सोल प्रोप्राइटर की, इसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, इस इनकम को, प्रॉफिट को आपकी पर्सनल इनकम का हिस्सा बना के एज रिपोर्टेड ऑन द ओनर्स इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न होती है जो हर साल हम अपना जो जितने साल की हमने कमाई होती है टैक्स वालों को जिस कागज के ऊपर देते हैं ना लिखकर, उसके कागज को क्या लफ्ज बोलते हैं, टैक्स रिटर्न। यानी कि हर साल आखिर पे जाके आपने जहां जहां से भी इनकम कमाई होती है, जहां जहां से क्या, ये 5 जगहों से, सर मैंने ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई, ये कैपिटल गेन था, ये फलाना फलाना था, ये पांचों हेड से सारी इनकम आखिर पे साल पे इकट्ठी करके जब टैक्स वालों को दे रहे होते हो, सर ये मैंने साल में कमाया, इसके ऊपर आपके रेट्स के मुताबिक कितना टैक्स बनता है और ये मैंने आपको पे करना है, सर ये ले टैक्स मेरा और ये मेरी इनकम का हिसाब था। इसके लफ्ज वो क्या बोलते हैं, टैक्स रिटर्न। तो टैक्स रिटर्न क्या होता है, ये इनकम का हिसाब किताब होता है पूरे साल की जो हम टैक्स वालों को जमा करवाते हैं। तो टैक्स रिटर्न आप जब जमा कराओगे उसमें जो रेट बनते होंगे बाकी इनकम्स के साथ मिला के इनकम फ्रॉम बिजनेस को, तो उस लिहाज से आप टैक्स पे करोगे तो कम टैक्स होता है इसके ऊपर। अजीब सी बात है, ऐसे बच्चे जिनको अभी पता ही नहीं इन बातों का, उनको ये सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसमें कैफ के 8 पेपर में से कम 6 से 7 पेपर का पूरा पूरा टच है। अब देखो यहाँ पे टैक्स की बातें ऐसे बता रहे हैं जैसे बच्चों ने टैक्स पढ़ा हुआ, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स और उसके बाकी इनकम्स और ये वो सारा कुछ। तो जिस बंदे को ना पता हो टैक्स का, पढ़ाने वाले को भी ना पता हो, वो तो रुल गया ना बेचारा, वो तो फिर पता नहीं क्या बताएगा। वो तो लगा बाद मैंने आपको पहले बताया था 4 सब्जेक्ट्स कैफ के मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो उनका अच्छा खासा यहाँ पे एरिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस बात को आपको समझाने में, और समझाने के काबिल भी इसी वजह से हो जाता हूँ, अदरवाइज ये कमाल नहीं होता। जो बंदा बेचारा नहीं पढ़ा रहा उसको नहीं बता पा रहा है, जनरल कॉन्फिडेंस तो उसका कोई कसूर नहीं। एक सिर्फ इस मकसद से सीखी आपको पढ़ानी, एक एक बंदा प्रॉपर पढ़ाता आ रहा हूँ, वो मामला डिफरेंट हो। ईज ऑफ डिसोल्यूशन, खत्म करना बड़ा आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड लगाओ कारोबार शुरू, बोर्ड उतारो कारोबार। डिसॉल्व का मतलब होता है कोई चीज कारोबार खत्म कर देना, डिसॉल्व कर दिया आपने उसको। कहता है कि सोल प्रोप्राइटर कैन बी डिसॉल्व इजीली। सर सब्सिडी पर भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, बेटा सब्सिडी तो गवर्नमेंट ही की तरफ से एक कुछ आपको सहूलत होती है। जैसे मान लो कि आटा आपको मार्केट में मिल रहा है 100 रुपये पर केजी के लिहाज से, क्योंकि इससे नीचे फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं, अज्यूम कर लो 100 पर केजी के लिहाज से आपको आटा दे रही है मिले, लेकिन वो हम गवर्नमेंट उनको कहती है भाई सस्ता करो आटा। वो कहेंगे सर कैसे सस्ता करना है, 90 रुपए का हम मान लो कि हमें कॉस्ट पड़ती है और 100 रुपए का बेच के हम 10 रुपए कमा रहे हैं, तो सर ना कमाएं, तो कारोबार बंद कर दें हम। तो गवर्नमेंट ऐसे में उनको कहती है कि ऐसा 90 रुपए आपको कॉस्ट पड़ती है, ऐसा कर लो कि आप आटे को बेचो 80 रुपए का। कहते हैं सर 10 रुपए तो हमारा फिर पल्ले से नुकसान होगा, है
वो क्या करेंगे हम उसका, गवर्नमेंट कहेगी 20 रुपए, 20 रुपए हम आपको पे कर देंगे, आप इसको 80 रुपए का बेचो। यानी कि कस्टमर को ये जो 20 रुपए गवर्नमेंट दे रही है इसको सब्सिडी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो जो बायर है उसका बर्डन गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है इसके ऊपर। खैर उसके ऊपर टैक्स नहीं होता मेरे, वो तो गवर्नमेंट का पैसा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी रिजॉल्व इजीली, नो अप्रूवल ऑफ को ओनर्स आर पार्टनर इज नेसेसरी, क्योंकि पार्टनरशिप हो तो बाकी पार्टनर से पूछ के खत्म करोगे उसको। यहाँ पे तो पूछने की जरूरत नहीं, आप अकेले मालिक हो, फटा लगाया फटा उतार दिया। कहता है कि द ओनली लीगल कंडीशन इज दैट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मस्ट बी पेड आर रिजॉल्व। कहता है कि हाँ एक जिम्मेदारी होती है, बिजनेस खत्म कर रहे हो तो उसकी जितनी लाइबिलिटीज हैं वो आपको सेटल करनी पड़ेंगी, वो पे करनी पड़ेंगी। बाकी इसके अलावा कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो पैसा आपने देना था उस बिजनेस के खाते में, जो लोगों का उधार था, जो लोगों के पैसे देने थे आपने, तो वो आपने लाजमी पे करना। नुकसानात भी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, जहाँ पे फायदे हैं। नुकसान क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस, एक बंदे का पैसा कितना हो सकता है, औकात के मुताबिक ही होगा ना। अगर आप अकेले कारोबार करते हो तो आपके पास कितना पैसा, बहुत पैसा, सर पूरा सही है तो, लेकिन कारोबार बड़ा करना चाह रहे हो तो उतने से पैसे के साथ वो कारोबार शायद ना हो सके। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि जितने कारोबार की लाइबिलिटी होगी आपको पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो कारोबार जो शुरू किया था जिसके ऊपर लोगों के पैसे देने, वो कारोबार बेचना पड़े चाहे घर बार बेचना पड़े। तो लाइबिलिटी जब तक उस बिजनेस की, आप ये नहीं करेंगे कि बिजनेस की लाइबिलिटी बिजनेस से रिकवर करो, नहीं नहीं, वो होगा, वो हम कंपनी में जाके डिस्कस करेंगे। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बंदा मरा बिजनेस खत्म, तो कंपनी में ऐसे नहीं होता, बंदे मरते हैं, या पार्टनरशिप में एक मर गया दूसरा तो जिंदा है ना, उस पार्टनरशिप बिजनेस को अकेला या नया एग्रीमेंट करके वो लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदा मरा, कारोबार खत्म। कहता है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, एक बंदे में कितनी की स्किल्स हो सकती हैं, आपको हर तरह की स्किल चाहिए होंगी। एक बिजनेस जब करना है, मार्केटिंग भी करनी है, उसमें एचआर के मामला भी होंगे, फाइनेंस के मामला भी होंगे, हैं उसमें बथेरे इस तरह की चीजें होंगी, प्रोडक्शन भी होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा, तो वो अकेले आप कर रहे हो तो कितना कुछ कर सकते हो आप अकेले। कल आपका भी मन करेगा, ऐसा करते हैं सीए का कॉलेज मैं खुद भी बनाऊंगा अपने, तो भैया सीए का कॉलेज पढ़ाओगे आप वहाँ पे, सर फैकल्टी वाला काम तो मैं खुद ही कर लूंगा, मैंने सीए किया होना, ठीक हो गया बेटा, आप पढ़ा भी लोगे तो उसके बाद मैनेजमेंट, उसकी मार्केटिंग के मामला, फाइनेंस के मामला, वो भी सर मैं सारे खुद ही देख लूंगा। तो जब खुद देखोगे पढ़ाओगे किस टाइम, तो इसलिए मेरे से एक इंसान लिमिटेशंस होती है, हर जगह पे ये लिमिटेशंस होती है, एक बंदा कितने काम कर सकता है। जैसे घरों में भी होता है ना, घरों में भी जाहिर बात है जितने खानदान में अफराद ज्यादा हो, काम उतना ही बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। अब वैसे ही अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको एक अच्छी फैमिली दे, अच्छा खानदान दे, है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने इस वजह से छुट्टी की हो कि किसी गमी या खुशी पे जाना था और मुझे कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ गई कि आज मेरी क्लास नहीं होगी, आज फलानी जगह में मैंने जाना, बाकी खानदान के लोग हैं ना, बाकी फैमिली के लोग हैं ना, वो खुद संभाल लेते हैं। अब मेरा जाना वहां पे जरूरी है? अब वो बेचारा जो गया दुनिया से, वो उठ के तो बैठ नहीं जाएगा मेरे जाने की वजह से, वो तो गया है। अब मैं यहाँ पे छुट्टी करूँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इस बात की, क्योंकि इस चीज को बाकी संभाल लेते हैं। लेकिन अगर अकेला ही होता फिर तो जारी बात है, वो भी मामला और यहाँ के मामला शायद दोनों लेकर चलना मुश्किल हो। तो कहने का ये मतलब कि ज्यादा लोग ज्यादा सहूलतें होती हैं मेरे बच्चे। लिमिट, उसके बाद कहता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखिएगा नुकसान। अब मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताने लगा हूँ, इसको जाके कंपनी में हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देखिएगा। हमने डिस्कस किया था 3 तरह के कारोबार कर सकते हैं, एक बंदा भी कारोबार कर सकता है, 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा लोग मिलकर भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। जो एक बंदा कारोबार करेगा उसके लफ्ज क्या बोलेगा, सोल प्रोप्राइटर। और अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग, पार्टनरशिप। और एक या एक से ज्यादा लोग, तो ये कंपनी भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर तो आपने कारोबार किया सोल प्रोप्राइटर के तौर, पहले तो कंपनी को देखो, ये पहले कंपनी में बता दूं। अच्छा, ये कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड होती है, मैंने आपको बताया था उस दिन, जिस दिन रजिस्टर्ड हुई उस दिन कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, ये इंसान बन जाती है कानून की निगाह में। और इस इंसान की अपने मालिकों से बिल्कुल सेपरेट हैसियत होती है, ये इंसान बिल्कुल अलहदा है, ये मालिक मरे जिए डूबे जो मर्जी हो, चाहे सारे सलाब में बह लें, कंपनी को कोई लेना देना नहीं इससे मेरे बच्चे। कंपनी अपनी जगह पे, क्योंकि अलहदा इंसान है ना, जब तक ये इंसान नहीं मरेगा उस वक्त तक मेरे बच्चे ये कंपनी चलती रहेगी। इन लोगों के मरने से या चेंज होने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक अलहदा इंसान बना दिया आपने, तो ये थोड़ी है कि उस इंसान की, ये उस बचपन में वो देखा करते थे हैं कि किसी इंसान की जो जान हुआ करती थी कि चिड़िया में किसी पुतले में हुआ करती थी, है नस्तूर के हाथ में पुतला आ जाया करता था, या किसी के हाथ में है, हमून जादूगर के हाथ में, बचपन में यही देखा करते थे, है कि उसकी जान, वो हमून जादूगर की जान देखो किस पुतले में है।
वो पुतला जब नस्तूर के हाथ में आ गया, वो क्या करता था, उसको पकड़ के बाजू ऐसे करता था तो वो भी घूमता था। ऐसे थोड़ी है यहाँ। तो यहाँ पे तो मेरे पास बिल्कुल अलग इंसान है। इस इंसान की कोई जान नहीं इन लोगों में, वो अलग इंसान है। अब जब ये इंसान चलेगा मेरे बच्चे, इस इंसान के अपने वही हकूक होंगे जो आम इंसानों के होते, इस इंसान के जो आपने खुद बनाया इस कंपनी को, तो आपने बनाया और ये इंसान बन गया, और इस इंसान के वही हकूक हैं और लाइबिलिटीज भी वही, जिम्मेदारियां भी वही हैं जो आम इंसानों की होती है। अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, सर फिर इनका क्या है? ये बनाई तो इन्होंने है ना, बिल्कुल इन्होंने बनाई है मेरे बच्चे। अज्यूम कर लो इन लोगों ने इस कंपनी में 1,000 रुपया लगाया, तीनों ने 1,000 रुपया लगाया इस कंपनी में, 3,000 टोटल लगाया और ये कंपनी बना के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं बेटा। ईज ऑफ डिसोल्यूशन उमैर हमने डिस्कस किया है कि पार्टनर सोल प्रोप्राइटर के कारोबार को खत्म करना बड़ा आसान होता है। इसको कैसे खत्म कर सकते हो? जैसे हमने कहा था कि बड़ी आसानी के साथ एक बंदा है, वो जब चाहे खत्म कर दे, उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर बाकी पार्टनर से मशवरा करके आप उसको खत्म करते हो, जबकि यहाँ पे आपको किसी बगैर, द ओनली लीगल कंडीशन इज दैट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मस्ट बी पेड। यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी जो अभी मैं समझा रहा हूँ, इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है उस बिजनेस के जो लाइबिलिटीज हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी, बस बाकी आप उस बिजनेस को जब मर्जी खत्म करते हो। वो ये यहाँ पे भी समझ आ जाएगी लाइबिलिटीज कैसे आपने पे करनी है। लो बेटा, इन तीनों ने कितना कितना लगाया इसके ऊपर? 1,000 रुपया लगाया, वो तीनों का 1,000 रुपया लगा हुआ मेरे बच्चे इस बिजनेस। ये बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, 3,000 रुपया लगाया। अब ये बिजनेस इन 3,000 के साथ चलेगा, चलाएगा कौन इसको? आगे जाके बढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इसको मैनेज करेगा, इसको चलाएगा, और इस 3,000 से वो कमाए, और कमा के मेरे बच्चे इन लोगों को भी कुछ हिस्सा दिया करेगा, जिसको लफ्ज हम डिविडेंड बोला करेंगे। है प्रॉफिट, जब ये कमाएगा प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर्स को दे दिया जाएगा उसके लफ्ज डिविडेंड बोला करेंगे। जो मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है प्रॉफिट का हिस्सा, उसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? डिविडेंड। तो मेंबर्स को डिविडेंड मिला करेगा इसके मालिकों को। और कल मान लो कि ये कारोबार डूब गया, इनका कितना कितना लगा था? 1,000, और पता चला इस कारोबार के ऊपर 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी, इनका लगा कितना था? 1,000। और कारोबार के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है? 10 लाख की, और ये कारोबार डूब गया, ये कारोबार डूब गया, खत्म हो गया। मतलब जब डूब गया, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये 10 लाख रुपया लेना था, उसमें बैंक भी थे, उसमें आम लोग भी थे जिन्होंने उस कारोबार से पैसे लेने थे। तो ये कारोबार कैसे अब इन लोगों की लाइबिलिटी पे करेगा? उस कारोबार के पास ज्यादा से ज्यादा जो कैश पड़ा होगा वो उठा के दे देगा, या उस कारोबार के पास, ये जो इंसान हमने बनाया था इस कारोबार के पास इसके जो अपने एसेट्स हैं, आगे पढ़ोगे आप अकाउंटिंग के अंदर भी, कारोबार के एसेट्स उसके अपने होते हैं, मालिक के नहीं होते। मालिक अगर उन एसेट्स को घर लेके जाए तो उसको ड्राइंग कहते हैं। आप कि ड्रॉ कर लिया उसने बीच में से, क्योंकि वो एसेट किसके थे? वो बिजनेस के थे। तो मेरे बच्चे, इसके जितनी लाइबिलिटी होंगी इस बिजनेस के ऊपर, वो कौन पे करेगा? बिजनेस खुद पे करेगा। कैसे पे कर सकता है? उसके पास क्या होगा? एसेट्स होंगे, एसेट से पे करेगा, अपने एसेट बेचेगा वो कारोबार। ये जो आर्टिफिशियल बंदा बनाया आपने, ये क्या करेगा? अपने एसेट्स बेचेगा और उससे लाइबिलिटी पे करेगा। अगर फिर भी पे ना हो, अभी भी उस कारोबार के ऊपर मान लो कि 2 लाख के एसेट थे, टोटल लाइबिलिटी कितनी थी? 10 लाख की। 2 लाख के एसेट टोटल निकले उसके बिजनेस में से, सब कुछ बेच बचा दिया, 8 लाख अभी भी उसके सर पे पड़ा हुआ। इसका क्या करें? अब वो लोग जिन्होंने इस पैसा लेना था, बैंक वगैरह, वो सारे मालिकों की तरफ आएंगे, मालिकों को कहेंगे चलो भैया आप लोगों का बिजनेस है ना, आप पे करो। वो कहेंगे हमने तो आपके कोई पैसे नहीं देने। कहते सर वो कारोबार आपका था ना। तो यहाँ पे कानून बीच में आ जाएगा, वो कहता है वाकई ही इन लोगों ने आपका कुछ नहीं देना, कारोबार अलहदा से इंसान, और आपका जो लेन देन था उसी इंसान के साथ था, इन इंसानों के साथ तो है ही नहीं। तो वहां पे उन लोगों का पैसा डूबेगा जिन्होंने बिजनेस से पैसा लेना था। कंपनी की ये खूबसूरती होती है, जितने अमीर लोग होते हैं वो कंपनी बना के कारोबार करते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर कारोबार डूब भी जाए तो उन लोगों का पैसा डूबता है जिन्होंने कारोबार से पैसे लेने हों। अब मालिकों को कुछ नहीं जाता, मालिकों का सिर्फ वही पैसा, मालिकों का भी डूबा है, लेकिन कितना कितना? 1,000 रुपए। इससे ज्यादा इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं मेरे बच्चे। जितनी लाइबिलिटी थी वो कारोबार की थी, वो लेता इंसान। तो यहाँ पे इनका 1,000 डूबा और लोगों के लाखों डूब गए। इट्स ओके, इनको कोई लेना देना नहीं इस बात से, और ना ही ये उस चीज के लिए लायबल है। लेकिन ऐसा मामला मेरे बच्चे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडेड में नहीं होता। सो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को अगर आप कहीं पर रजिस्टर्ड भी करवा दो ना, फिर भी मालिक और कारोबार दोनों एक ही रहते हैं। मालिक और कारोबार दोनों एक ही रहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता कि आप सोल प्रोप्राइटर को या पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा दो तो अलग से इंसान बनने, नहीं मेरे बच्चे, ये अलग से इंसान नहीं बनने। मालिक और कारोबार सेम ही रहते हैं, मालिक और कारोबार सेम ही रहते हैं। जो थर्ड पार्टी इस कारोबार के साथ लेन देन कर रही होगी, हकीकत में किनके साथ कर रही है? मालिकों के साथ। कल इस कारोबार की जितनी लाइबिलिटीज होंगी मेरे बच्चे, वो कौन पे करेगा? वो मालिक पे करेगा, क्योंकि मालिक यहाँ पे कारोबार अलग से इंसान नहीं बनते। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ये दिक्कत होती है, उस कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो किसको पे करनी पड़ती है? मालिकों को। और उसके लिए चाहे आप उन लोगों का घर बार बिक जाए,
लेकिन यहाँ पे देखो उसका घर बार नहीं बिका था, 1000 रुपया लगाया, चाहे लाखों लाइबिलिटीज, बच गया मेरे बच्चे। तो कल जब आप कारोबार करोगे कैसे करोगे? कंपनी बना के या पार्टनरशिप? चलना नहीं, पक्की बात है, डूबेंगे। हमारा थोड़ा सा पैसा डूबेगा, उन लोगों का डूबेगा जिन्होंने हमसे लेने हैं हम तमाशा देखेंगे। शर्म तो नहीं आ रही है? अपने आप को बचाने के लिए लोगों का पैसा डुबोगे, ऐसे ही है ना? चालाकी तो यही दिखा रहे हो। कैसे कारोबार करोगे फिर? अभी भी क्या सोल प्रोप्राइटर की तरह? सर अभी तो आपने बोला तो गरीब ऐसे कारोबार करते हैं, अमीर हम तो अमीर है ना सर, हम तो अमीरों की तरह कारोबार करें। हाँ, उनके कारोबार के दिवालिया निकल भी जाए, कभी घर पर उनका कभी इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि वो जितना के पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर कंपनी बना के, तो वो पैसा डूब ही जाए उनके पास पहले मार्जिन होता है। अपनी सेविंग या कहीं से वो पैसा उतना अरेंज कर लेते हैं जितना उन्होंने कहीं पे लगाना है। जैसे आपका मन करे कि मेरे पास सर 10,000 है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूँ जाओ किसी कंपनी के शेयर खरीदो। आपने गए नेस्ले के 10,000 के शेयर खरीद लिए मान लो, कल नेस्ले डूब गया क्योंकि आपने खरीदे थे शेयर है, कल नेस्ले डूब गई, अब नेस्ले के सर पे करोड़ों अरबों की लायबिलिटी है। आपने शेयर खरीदे, एक्चुअली आप क्या बन गए थे? उसके मालिक हैं। आप भी शेयर होल्डर थे, हिस्सेदार थे, हैं? हिस्सेदार जैसे पार्टनरशिप में हिस्सेदार होता है, ऐसे ही आप कंपनी में हिस्सेदार हैं। और आपने भी 10,000 के शेयर खरीदे थे, लेकिन अब वो कंपनी डूब गई है, उसके सर पे अरबों की लायबिलिटी है। क्या आप मालिक हो? आप पे करोगे? नहीं, आप लोगों के, बल्कि जिन लोगों ने कंपनी से पैसा लेना, आप उनके साथ अफसोस कर रहे होंगे। मुझे भी अफसोस हुआ, मेरा 10,000 डूबा है? और आपका क्या है? आपका तो सिर्फ अरबों डूबे हैं, मेरा तो 10,000 डूब गया, और वही मेरी कुल पूंजी थी, है, जो जिंदगी में मैंने जमा किया है। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी की समझ आ रही? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, मालिकों की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है? उस बिजनेस की जितनी लायबिलिटीज होंगी ये ला के पूरी करेंगे। पहले तो बिजनेस के एसेट बेचेंगे। चलो मान लो कि ये आप इसके मालिक हो, ये पार्टनरशिप है सीएफपी, या ये सोल प्रोप्राइटर का कारोबार है और आप इसके मालिक हो, और इसके सर पे लाखों की लायबिलिटी, रेंट देना था आपने, बिजली बावड़ा का है, बाकी सारे इंप्लॉयज की सैलरीज हैं, लाखों की लायबिलिटी है इसके ऊपर, और ये बंद करके जा रहे हो आप। तो कैसे पूरी करोगे? सबसे पहले तो इसके ये सारी चीजें बेचो। अगर ये सारा कुछ बेचने के बाद भी लायबिलिटी पूरी ना हुई तो फिर घर से लेकर आओ, और घर से भी पूरी ना हुई तो फिर चपेड़े मेरे बच्चे आते हैं, क्योंकि अगले बंदे ने सुकून तो लेना है, जिसने पैसे लेने हैं उसको पता है कि ये पैसे नहीं दे रहा, तो ज्यादा से ज्यादा अगला ऑप्शन उसके पास क्या होता है? चपेड़े हैं। चपेड़े करा के कम से कम वो एक दफा मारेगा, कहेगा देखो, है, पैसे ना देने का यही हल होता है। आप कहेंगे इट्स ओके, हैं, पैसे देने थे, मैंने मार लिया है। बेटा ये किसी और जगह पे फेल हो रहे हैं, ऐसे ना करो। शर्म तो नहीं आ रही? काम नहीं कर रहा, बिजनेस डुबो के गुर्दे बेचने में है। चलो, कहता है कि द सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन मीटिंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस। जो कारोबार की लायबिलिटीज होंगी वो कौन पे करेगा? सोल प्रोप्राइटर। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड का मतलब उस कारोबार की जितनी लायबिलिटीज हैं, जब तक सारी ना पे कर दो आपकी जान नहीं छूटेगी। आप ये नहीं करोगे वो कारोबार मुझसे लेता था, पैसे उसने देने हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे को, कहेंगे कारोबार तो उससे लेता कैसे हो गया? वो लेदा करने का एक ही तरीकाकार है, वो क्या है? कंपनी। या तो बताओ तूने कंपनी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया, तो फिर तो कह सकते हो। अगर कंपनी नहीं थी वो कारोबार, तो फिर आप और आपका कारोबार दोनों सेम है, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो सोल ट्रेडर। कह रहा इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है ऊपर की बात पढ़ के ना उसको लगा ये बेवकूफों को पढ़ा रहे हैं, इनको समझ नहीं। तो बेशर्म, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हम तो सियाने बंदे हैं। तो इन अदर वर्ड्स जब वो कह रहा हो ना, एक्चुअली हमें चपेट करा रहा होता है। उसको पता कि ऊपर की लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आई, कुछ पल्ले नहीं पड़े, इसलिए कहता है कि अच्छा अब मैं ऐसे बताने लगा हूं आप। तो इन अदर वर्ड्स, इफ द बिजनेस कैन नॉट पे इट्स क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स को बिजनेस पे ना कर सके, मतलब बिजनेस खुद उसके पास कैश ही ना हो, बिजनेस में पड़ा हुआ, सीएफई में कैश पड़ा ही नहीं हुआ, जब पड़ा जितना पे कर दिया, अभी उसके बाद भी लायबिलिटीज पड़ी हुई है, उसके बाद एसेट भी भेज दिए, एसेट भेज के भी लायबिलिटी पे नहीं हो रही, तो फिर द ओनर मे बी फोर्स टू यूज पर्सनल नॉन बिजनेस होल्डिंग सच एज कार, घर, टू पे ऑफ द डेट्स अंडर द बैंक्रप्सी लॉस। तो बैंक्रप्सी का लॉ यानी कि दिवालिया का कानून, किसी इंसान का दिवालिया होना, जब वो दिवालिया हो जाता है तो मेरे बच्चे, और अच्छे साहब कैसे, आज आपको पता है कि बच्चे मुहर्रम के बाद आए हैं, तो कल आएंगे। खैर, दोबारा देखिए, लफ्ज लिखा हुआ बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्या होती है बला? दिवालिया। दिवालिया होना क्या होता है बला? है कंगला होया।
आम अल्फाज में इसको कंगला ही कहते हैं, नो डाउट, कंगाल हो गया या बैंकरप्ट हो गया। हाँ, तो पाकिस्तान, तो बेटा ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी बंदे के सर पे लाइबिलिटी ज्यादा हो और उसको पे करने के लिए एसेट्स कम हो। हम कहते हैं ये इंसान क्या है, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं कंगला है, या उसको क्या बोलते हैं, बैंक करप्ट है, दिवालिया। यानी कि उसके पास देखो लाइबिलिटी है 1 लाख की और आपके पास कुल एसेट मिला के वो है 20,000 के या 80,000 के भी कर, लाइबिलिटी 1 लाख की, इसका मतलब आपको वो लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी नहीं रखती, तो आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, बैंक करप्ट। और ये आप खुद डिक्लेयर नहीं करते, ये कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं और कोर्ट जाकर, अच्छा मैं आज ना आपको थोड़ा सा बैंक करप्ट होने का भी तरीका कार बता दूं, ये लफ्ज जगह जगह पे बोलेंगे हैं। मान लो कि मेरे बच्चों को मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए की जो लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज हैं मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 1 मिलियन की, और इसके जो मिस्टर ए के एसेट्स हैं वो हैं अज्यूम कर लो 5 लाख रुपए, ये इसके एसेट्स। और लोग आ रहे हैं, लोग बड़े गुस्से में आ रहे हैं और इस बंदे का दिल कर रहा है कि इस बंदे को घसीटे मारे इसको, हैं। और ये उनको कह रहा है कि भाई, ये कह रहे हैं कि पैसे दो, वो कह रहा है कि मेरे पास है ही कुछ नहीं। ये उस पर यकीन नहीं कर रहे, इसको लग रहा है ये बंदा जो कौन है, ये मिस्टर ए छूटा है, ये बकवास कर रहा है, पैसे इसके पास हैं, देना नहीं चाह रहा। और जाहिर बात है जिसने देने होते हैं, जैसे आप लोगों ने सीएफए की फीस देनी हो, आपसे पूछें सर अभी नहीं, सर बाद में, सर बाद में, आपका देने को मन ही नहीं करेगा। ये तो जेन्युइन सी बात है कि जिसने पैसे देने होते हैं उसको पे करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे बच्चे मिस्टर ए भी, इसका इनको लगेगा कि मिस्टर ए के पास पैसे हैं लेकिन वो पे नहीं कर रहा, जबकि हकीकत में वाकई उसके पास पैसे नहीं है। और ये आ रहे हैं उसको दलील कर रहे हैं, हर रोज गली में खड़े होके उसको वट्टे मारते हैं उसके घर में, हैं, या उसको बाहर निकाल के उसको चपेड़े कराते हैं, या उसको उसको सारे मोहल्ले के सामने गालियां देते हैं। ऐसे में वो उनको कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, मेरी इज्जत का ख्याल करो, मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। तो ये लोग उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे में मिस्टर ए जाता है कोर्ट में, कोर्ट में कौन जा रहा है बोले, देखो मिस्टर ए जा रहा है जिसने पैसे देने थे, कोर्ट को जाके कहता है कि सर मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर, खुदा के लिए मुझे दिवालिया कर, बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दो सर। अब कोर्ट क्या करेगा, इसको देखेगा, इसकी दरखास्त को कि इसकी दरखास्त काबिल समात है भी करे, उसके हालात देखे, कपड़े फटे हुए, बट्टे बजे हुए, उसको कोर्ट ने कहा कि भाई दरखास्त पे इसकी काबिल समात है, इसकी दरखास्त पे वो लगी, मान लो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। कोर्ट ने क्या किया, सारे हालात देखने के बाद कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि मिस्टर ए दिवालिया है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया मिस्टर ए दिवालिया है। अब कोर्ट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट होगा जिसके लफ्ज बोलेंगे ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर, ये एक बंदा आएगा, ये कोर्ट की तरफ से आएगा और मिस्टर ए के जितने भी एसेट्स हैं, उसके पास जो एसेट्स और लायबिलिटी सारी अपने कब्जे में ले रहे हैं। मिस्टर ए को कहेगा तू साइड पे हो जा, और जितने एसेट उसके पास थे सारे इकट्ठे करके उनको बेच बचा के इन लोगों को पे कर देगा जितना पे हो सकता हो। मान लो कि 1 लाख रुपए इसको पे हुआ, 1 लाख इसको, हालांकि पे कितना करना था, 10 लाख, 1 लाख रुपया दिया। अब ये बंदा इसको कहेगा, को इन लोगों को कहेगा हमने इस बंदे को दिवालिया आपके सामने डिक्लेयर किया और इसके जितने एसेट्स है सब बेच बचा के हमने आपको दे दिया, अब हम आपको कह रहे हैं वाकई इस बंदे के पास कुछ नहीं। तो यहाँ अब ये लोग इसकी बात मान लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बंदा है। तो ऐसे में यानी कि लोग अपने आप को दिवालिया खुद डिक्लेयर करते हैं, जाके कोर्ट में डिक्लेयर करवाते हैं ताकि लोगों से जान छूट जाए उनकी, क्योंकि लोग तो उनकी जान के दर पे हैं, लोग उनको मारना चाह रहे हैं, कुछ खुदा ना खासा कुछ इस तरह का नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या उनकी बदनामी करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में लोग वो कहते हैं कि एक ही दफा काम निबेड़ो, जो मेरे पास है वो ले लो, कम से कम मुझे उसके बाद माफ करो ताकि मैं अपनी जिंदगी दोबारा से जीना शुरू करूं। वो सारा कुछ इनको हवाले करके, तो जितना हो सकता है उनका पे करके फिर वो दोबारा नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर देता है। उसके अब किसी के कुछ पैसे नहीं देने, जो एक दफा कोर्ट ने जीरो कर दिया उसको, अब उसके बाद वो क्या करेगा, दोबारा से शुरू करेगा। ऐसे बंदे को कहते हैं ये क्या है, ये दिवालिया है, याद रखोगे इसको। कहता कि इन अदर वर्ड्स इफ द बिजनेस कैन नॉट पे इट्स क्रेडिटर्स द ओनर मे बी फोर्स टू यूज पर्सनल नॉन बिजनेस होल्डिंग, जो बिजनेस के लिए नहीं थे उसके घर के एसेट्स वो यूज करेगा, जैसे घर या जो कार वगैरह, टू पे ऑफ द डेट्स अंडर द बैंक्रप्सी। द मोर वेल्थ एन इंडिविजुअल हैज द ग्रेटर इज द डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। एक और दिक्कत है, अगर आपने कल सोल प्रोप्राइटर का कारोबार करना हो या पार्टनरशिप का कारोबार करना हो, कभी भी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना रखो, अपने बीवी बच्चों के नाम पे भी ना रखो, क्योंकि कल अगर दिवालिया हुए आप और आपके बीवी बच्चों का सारा कुछ कोर्ट के पास जाएगा और उसको बेच के लोगों के पे कर दिएगा। 2 नंबरी सिखा रहा हूँ, कभी भी ऐसा खरीदो उसको किसी और बंदे, लेकिन रौला तो ये है कि उस बंदे ने 2 नंबरी कर दिया सर, है ये तो चांसेस हैं, पता नहीं कल हम बैंक करप्ट होंगे तब मसला होगा। लेकिन सर अगर बैंक करप्ट हुए ना, उसने लाजमी कर देना है जिसके नाम पे हम रखवा रहे हैं। लेकिन बेहतर वैसे भी एहतियात यही होती है कि जिसपे ट्रस्ट हो, फैमिली में से भाई है, वालदेन है, कुछ इस तरह के, आप उनके नाम पे रखवाएं अगर कुछ बनाए भी।
अपने पर्सनल नाम पर कोशिश करें उसको ना ही रखवाएं, बीवी बच्चों के नाम पे ना रखवाया जाए, क्योंकि कल अगर दीवार वो ये हो गया मामला सिचुएशन, तो आपके एसेट मेरे बच्चे वो जब्त कर लिए जाए। तो ऐसे में हमेशा एहतियात होनी चाहिए। औकात में रह के आपने कोई काम करना नहीं होता है? कोई मशवरा देगा, आप कारोबार शुरू कर दोगे, उसके बाद कल रुल गए तो सब कुछ ही रुल जाएगा मेरे से। द मोर वेल्थ एन इंडिविजुअल हैज, देखो क्या कर रहा है, द ग्रेटर इज द डिसएडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड एबिलिटी। यानी कि ज्यादा दौलत होगी तो ज्यादा नुकसान हो, कम दौलत होगी क्योंकि आपकी दौलत भी छीन ली जाएगी आपसे। तो खुद सोचें, ज्यादा दौलत होगी सारी छीन ली जाएगी, कम दौलत होगी क्या छीनोगे, आप मुस्कुराओगे, ले जाओ ले जाओ। ये देकर भी मेरी जान छूट रही, तो इससे आगे क्या चाहिए। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड, एक और दिक्कत ये होती है, इसमें पैसा इकट्ठा करने में मुश्किल होती है। एक बंदा है ना, देखो मेरे एक बंदे का कारोबार है, वो कहते हैं मुझे कारोबार के लिए पैसे दे दो। आप कहते हो मैं पैसे दे तो दूं, कल अगर तू मर गया मेरे पैसे का क्या बनेगा। मैं लोगों को बताता फिरूंगा उस मरे हुए ने मेरे इतने पैसे दे देंगे, तो लोग एक तो बताते हुए शर्म आएगी, और दूसरे नंबर पे तो कौन सी कोई गारंटी है तेरे बाद मेरे पैसे वापस कौन करेगा। इसलिए मेरे बच्चे बड़ी आसानी के साथ इस बंदे को उधार नहीं मिलता, पार्टनरशिप में मिल जाता है। पार्टनरशिप में मसला नहीं होता, खुदा ना खासा तीन चार लोग हैं, इनमें से किसी एक को, एक आधे को कोई मसला हो भी गया, आप एक से पैसे दूसरे से रिकवर कर सकते हो सारे के सारे। पार्टनरशिप में एक पार्टनर से सारे पैसे रिकवर कर लेता है, उसमें ऑप्शन है। या कंपनी में, कंपनी का भी मान लो कि अलहदा से इंसान होती है, होती भी आर्टिफिशियल है, और ये भी नहीं डर होता कि खुदा ना खासा कल ये किसी शादी ब्याह पे जाएगी, वहां पर ज्यादा खाना खा लेगी और मर जाएगी, है क्योंकि कंपनी खाती नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है ना रोज, है ना ही वो रोड पे जा रही होती है। कभी देखा हो यार कंपनी जा रही हो, देख कभी ऐसा देखा। कंपनी सफर भी नहीं करती, कंपनी खाती भी नहीं, कंपनी का दिल भी नहीं है कि अल्लाह माफ करे उसको हार्ट अटैक हो जाए, है रौला ही घूम। इसलिए मेरे बच्चे कंपनी की समझ आती है, और वो अलग इंसान है, वो आप उसको लोग फिर भी दे देते हैं किसी हद तक, उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन आम इंसान और जिंदा इंसान, चलते फिरते इंसान को पैसे देने में दिक्कत ही होती है मेरे बच्चे। खैर देखिएगा, कहता है कि अमंग द रिलेटिवली फ्यू सोर्सेज ऑफ मनी अवेलेबल टू द सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर बैंक। यानी कि इसको कहां से पैसा मिल सकता है, बैंक होते हैं, दोस्त होते हैं, और फैमिली होती है, आर हिज आर ओन फंड्स, या उसकी अपनी सेविंग्स होती है जहां से ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं। द ओनर्स पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन डिटरमिन्स हिज आर हर क्रेडिट स्टैंडिंग। यानी कि उसकी अपनी औकात ये बताएगी उसको उधार देना है कि नहीं। जैसे आपका दोस्त आपके पास उधार लेने के लिए आ जाए, आप उसकी औकात देखते हो कि नहीं, सर दिल में जरूर देख रहे होते हो, यार ये तो माड़ा है, ये तो कंगला है, मैंने इसको पैसे दे दिए, कल वापस ही नहीं करने इसे। अभी रूममेट भी तो है ना आप लोगों की, है कई माड़े रूममेट होते हैं, कभी आपने उनको उधार दिए है, बेचारा खाना 2 दिन से खाना नहीं खाया उसने, है आपका ये नहीं मन करेगा इसको मैं खाने खिला दूं, क्योंकि आपके भी हालात उससे मिलते जुलते ही हैं। उसको पता है कि इसको मैंने खिला दिया तो मुझे कौन खिलाएगा, वो इसको तो फिर भी मैं खिला रहा हूँ, मुझे तो खिलाने वाला तीसरा रूममेट भी नहीं है। तो खैर सोचने की बात मैं वैसे बता रहा हूँ कि बात अगर आपका दोस्त माड़ा हो या रिश्तेदार कोई माड़ा हो, उस माड़े बंदे को उधार भी कोई नहीं देता, तगड़े बंदे को उधार देते हैं, क्योंकि तगड़े बंदे का नजर आ रहा होता है कि इसके पास है कल वापस करने के लिए कुछ ना कुछ, तो इस वजह से हम उसको उधार दे दिया करते। इसका मतलब क्या हुआ, उधार लेने के लिए भी औकात चाहिए, बाकी तो कोई चीज खरीदने के लिए तो औकात चाहिए ही चाहिए। तो उधार भी लोग उसी को देते हैं जिसके पास कुछ हो, अगर कुछ नहीं है उधार भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। खुद सोचो, क्या जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हो जहां पे लोग आपको उधार भी ना दें, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। खैर इतना भी बुरा नहीं, इट्स ओके, काम चल ही सकता है। कहीं सच्ची मुझे सीरियस ना ले लो, नहीं सर मैं भी ऐसा हूँ जिसको लोग उधार नहीं देते, सर आपने सही कहा था, है ये शर्म का मुकाम है। कोई शर्म का मुकाम नहीं मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं सीरियस ही ना ले जाओ मेरी बातों। तो हम आपकी बातों को खत्म सीरियस करेंगे, हम ऐसे ही हैं सर, हम ऐसे ही रहेंगे, ले बेटा। तो इसका मतलब क्रेडिट स्टैंडिंग, यानी कि उसकी अपनी औकात, उसकी बेस पे लोग डिटरमिन करेंगे कि इस बंदे को उधार देना है कि नहीं देना। यानी कि उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है, पैसे ले ले उधार वापस करने की पोजीशन में होता भी है कि नहीं। कहते हैं कि एडिशनली सोल प्रोप्राइटरशिप मे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन फंड बोरोड फ्रॉम द बैंक्स देन टू डू लार्ज कॉर्पोरेशन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ग्रेटर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। देखो जहां पे पैसा मरने के चांसेस ज्यादा हो ना, बैंक को लग रहा हो, वहां पे वो इंटरेस्ट रेट भी हाई रखेगा। देखो आप लोग अगर उधार लेने जाओगे ना, आम रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 10%, जब आप लोग जाओगे वो कहेंगे 25% इंटरेस्ट पे देंगे। क्या सर इतना इंटरेस्ट रेट, कहता देख मुझे हमें आपसे मिलने के चांसेस भी तो नहीं है ना, कल हमारा पैसा डूब भी तो सकता है, अपनी हालत देखो, हैं इतने गरीब बंदे को हम बैंक में नहीं आने देते और आप उधार लेने के लिए आ गए हैं। तो फिर भी अगर हम आपको उधार दे दें तो कल गारंटी क्या है। अच्छा ये लोग आप ये अपना अपना फील करना है यार, सर हमें बातें कर रहे होते हैं, ये तो आम है, आम बैंक वालों की साइकोलॉजी बता रहा हूँ आप।
देखो ये तो आप लोगों का स्टाइल होता है ना मेरे बच्चे, जब बैंक में जाओगे ऐसे थोड़ी जाओगे जिस तरह आप यहाँ पे क्लास पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पे सूटेड बूटेड होके पूरे पूरे तरीके से जाओगे, ताकि उन बैंक वालों को आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी लगे, है चाहे अंदर से जो मर्जी हो जाए, चाहे कपड़े भी उधार के लेकर आए, लेकिन मेरे बच्चे उनको दिखाना तो है। लेकिन मजे की बात क्या है, यही बच्चा जब कॉलेज में आए एडमिशन वक्त डिस्काउंट लेने के लिए, ऐसी हालत होता है कि बंदा इस बच्चे को ना फ्री पढ़ाए, बल्कि इसका वजीफा भी लगा रहा है कि पर मंथ बेटा हम आपको पे करेंगे। ऐसी हालत में ये फ्रंट ऑफिस में जाएंगे, यकीन कर लो कि पहचाने नहीं जाते। मैं पहले भी बताया था ना कि आप लोगों को किसी फंक्शन पे बुला लें और पता नहीं चलता ये वही बच्चे हैं पीआरसी वाले जो वहां पे बैठे होते हैं रुड़ी हुई हालत में, हैं और ये हालत देखो इनके माशाल्लाह पहुंचे हुए। ये बेटा कहता है कि सोल प्रोवाइडर मे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट, कहता है कि बैंक आम लोगों को 10% इंटरेस्ट पे दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे के इंडिविजुअल को यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, जब रिस्क ज्यादा होगा इंटरेस्ट रेट भी बैंक ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक के पैसे मरने के ज्यादा चांसेस है। तो बैंक क्या करेगा वहां पे उस रिस्क को कैसे कवर करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। लेकिन कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को सस्ता उधार मिल रहा होगा, इसको महंगा मिलेगा। Often the only way a sole provider can borrow for business purpose is to pledge a car। फिर बेचारे के पास क्या होता है, प्लेज। आपने कोई एसेट जाके रखवाएगा किसी के पास, और एसेट कौन सा बोला, मोबाइल एसेट। मोबाइल एसेट ही रखवाए जा सकते हैं ना किसी में। प्लेज का लफ्ज बोला जाता है कि कोई आगे जाके मैं बताऊंगा कहीं पे, बाकी लफ्ज भी आ जाएंगे जब मॉर्गेज और 3 तरह की सिक्योरिटी होती है। चले यहीं पे जरा सुनिएगा। अगर मिस्टर ए किसी बैंक से उधार लेने के लिए जा रहा है तो बैंक इससे सिक्योरिटी मांगेगा मेरे बच्चे, बगैर सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा। और मिस्टर ए को जब बैंक लोन दे रहा होगा तो बदले में मिस्टर ए से सिक्योरिटी लेगा। सिक्योरिटी 3 तरह की हो सकती है, एक हो सकता है प्लेज हो सकता है, एक मेरे बच्चे लफ्ज आगे जाके पढ़ेंगे मॉर्गेज का, मॉर्गेज हो सकता है, या मेरे बच्चे एक लफ्ज बोलेगा चार्ज। प्लेज में क्या करते हैं, मोबाइल एसेट को रखवा दो, मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपना मोबाइल रखवाया और उससे उधार ले लिया, इसको बोलते हैं प्लेज। और मॉर्गेज क्या होता है कि जहां पे एसेट नहीं रखवाते, सिर्फ उसके कागज, जो मलकियत के कागज होते हैं वो कहीं पे रखवा के अगर उधार ले लो, जैसे जमीनें होती, जमीनों पे हम कागज रखवा देते हैं, तो हमारे बुजुर्ग अक्सर बोलते हैं कि उसकी जमीन प्लेज है, हालांकि बुजुर्ग वो सही लफ्ज नहीं बोल रहे होते, जमीन कभी प्लेज नहीं हो सकती। प्लेज का मतलब क्या है, मोबाइल एसेट, हाँ सोना प्लेज रखा जा सकता है कि सोने को उठाओ जाके उधार वो दे दो बैंक को और पैसे उधार ले लो, वो प्लेज है। लेकिन जमीन के कागज किसी के पास रखवाए हो उसको प्लेज नहीं लफ्ज बोलते, क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। तो मॉर्गेज भी एक सिक्योरिटी होती है उधार लेने की। मॉर्गेज क्रिएट कर दो भाई, इस सीएफए की बिल्डिंग के ऊपर उधार ले लिया और इसके कागज हमने बैंक को दे दिए। और एक होता है चार्ज, इसमें ना एसेट देते हो ना कागज, सिर्फ वादा करते हो लेके। ये बड़ा भरोसे वाला बंदा, तगड़ा बंदा, जब बैंक के पास जाता है सिर्फ लिख के वादा कर लेता है कि सर मैं पैसे अगर ना दिए तो कल वो फलानी बिल्डिंग मेरी आपकी होगी। इसमें हाँ, इसको चार्ज को कहते हैं राइट क्रिएट करना, यानी कि आप एक्चुअली उसको कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ उसका राइट क्रिएट करके आ रहे हो, तो कल मैंने पैसे वापस नहीं किए तो फलाना एसेट मेरा आपका होगा, सिर्फ इतना वादा करके आ जाता है। ये भी एक सिक्योरिटी का तरीका काम है। कितनी तरह की सिक्योरिटी होती है उधार के ऊपर, 3 तरह की। प्लेज, प्लेज होता क्या, हाँ मोबाइल एसेट किसी के पास रखवाओ उधार दे दो। आज आप चेक करना, किसी को कहना कि ये मोबाइल पकड़, मुझे 10 रुपए उधार दे, कहना ले मुबारक हो हमने प्लेज किया, ये प्लेज है। उसके बाद मानो कि आपके पास बाइक है, बाइक के कागज उसको देना और उसे उधार लेना, तो ये कहना कि मॉर्गेज हो। लिख कर वादा कर लेना, कल मैंने तेरे पैसे ना वापस किए तो ये मेरी फलानी जो आईटीबी की किताब भी तेरी होगी। हाँ, तो ये क्या है बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि अच्छी बात है सर, आईटीबी से जान छुड़ेगी, है ये किताब भी आपकी होगी, रौला ही मुकेगा इसकी। है तो ये क्या होता है, चार्ज। चार्ज मतलब राइट क्रिएट कर देना। आपने हकीकत में ना वो दी किताब, ना ही उसके कागज ही है, और एक्चुअली हाँ वादा कर लिया, खाली ये खाली वादा है, कोई एसेट देने का, एसेट देने का इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, एसेट देने का वादा। खैर कहते हैं कि द ओनली वे ए सोल प्रोवाइडर कैन बोरो फ्रॉम बिजनेस पर्पज इज टू प्लेज ए कार, घर, अदर लीगल स्टेट और अदर पर्सनल एसेट। अब देखो ना, प्लेज के लफ्ज उसने सबके साथ लफ्ज बोल दिया, हकीकत में ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बहर उसने बोल दिया, इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत है, हमने तो जैसे उसने बोल दिया हमने पढ़ लेना, क्योंकि हमने इसे पंगा नहीं लेना, हमने पेपर पास करना है बस। और अदर पर्सनल एसेट्स टू गारंटी द लोन, यानी कि ये लोन की गारंटी होती है, कल पैसे वापस करने के एसेट तो आपके पास है ही है ना, है जैसे वो कहते हैं ना, घर में पड़ा हो सोना काहे का रोना, है जाओ जाके दो किसी को उधार ले लो, इट्स ओके। क्या वो भर रहा है घर में पड़ा हुआ, कह रहा है तो बिजनेस फेल, लेकिन अगर कारोबार फेल हो गया, जो कि ज्यादा चांसेस होते, द ऑनर में लूज द पर्सनल एसेट एज वेल एज द बिजनेस। फिर वो एसेट जो आपने रखवाया था उसके पास वो जब्त कर लिए जाएंगे, बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, फिर वो एसेट्स भी जाएंगे। कहता है कि पब्लिकली ओन्ड कॉर्पोरेशन इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन पब्लिकली ओन्ड कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज इन कॉन्ट्रास्ट कैन नॉट ओनली ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बट कैन सेल स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक टू रेज मनी। इनके पास और तरीकेकार भी होते हैं,
पैसा इकट्ठा कर देंगे। एक तो मेरे बच्चे मालिकों का पैसा होता है कैपिटल, और दूसरा जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती है ये बॉन्ड्स और शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ये लोन लेने का तरीकाकार होता है। ये ऑनर के पास, सोल प्रोप्राइटर के पास ये ऑप्शन नहीं होता। शेयर्स वाले, शेयर्स का मतलब हिस्सेदार बनाना किसी को, वो तो है ही मालिक अकेला, अकेले ही रहना चाह रहा है, वो तो हिस्से बना के बेच ही नहीं ना सकता अपने कारोबार के। अगर बनाएगा तब बन भी कंपनी के ही सकते हैं हिस्से, सोल प्रोवाइडर या पार्टनरशिप के हिस्से नहीं हुआ करते। पार्टनरशिप के होते हैं लेकिन फिर अगेन उसके शेयर्स की शक्ल में नहीं होते। शेयर्स किस में होते हैं? सिर्फ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी। तो ये स्टॉक्स और शेयर इशू करके, बॉन्ड्स और शेयर इशू करके भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इफ ए पब्लिक कंपनी गोज आउट ऑफ ए बिजनेस, द ओनर डू नॉट यूज पर्सनल एसेट एज देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे लोगों को फिर अपने पर्सनल एसेट ला के देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कहाँ तक? जितना उनका पैसा लगा हो। अगर आपने सीएफई में पैसा लगाया, सीएफई कंपनी है, 1 लाख रुपया लगाया, कल अगर सीएफई डूब भी जाता है तो आपका भी पैसा डूबेगा, लेकिन कितना? सिर्फ लाख रुपए जितना आपने लगाया होगा वो डूबेगा। इसलिए लफ्ज बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी है लेकिन महदूद है। महदूद कहां तक? जितना का आप उस पैसा लगाओगे उस कंपनी के अंदर उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ये नहीं कि डूबता ही नहीं, पैसा डूबता है। इसलिए लफ्ज ये नहीं बोलते नो लायबिलिटी, बोलते हैं लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड लायबिलिटी, महदूद लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कि उस बिजनेस की जितनी लायबिलिटीज है आपको घर से लाके पे करनी पड़े। याद रखोगे इस बात को। लिमिटेड स्किल्स, अब एक बंदा कितने स्किल्स हो सकते हैं उसके अंदर, ये भी दिक्कत होती है। लिमिटेड स्किल्स होती है इसमें। द सोल प्रोप्राइटर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस एंड पोजेस स्किल्स इन डाइवर्स फील्ड सच एज, मैनेजमेंट का काम भी उसको आता हो, अकेला बंदा है ना, मार्केटिंग भी जानता हो, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बोलते हैं ये रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग करना, एंड पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉय रखे होंगे उनकी मैनेजमेंट, ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट, ये सारा कुछ उसने करना है मेरे बच्चे। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट और अटॉर्नीज, अटॉर्नी ये होते हैं जो वकील शेखी, अकाउंटेंट्स, अटॉर्नीज कैन, अच्छा ये प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशलाइज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन याद रखो यूनिवर्सिटियों के अकाउंटेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ। कैन बी हायर्ड बाय बिजनेस फॉर हेल्प और एडवाइस। फिर इन प्रोफेशनल्स को हम हायर कर लिया करते हैं बिजनेस में एडवाइस के लिए। समटाइम्स सोल प्रोप्राइटर्स नीड असिस्टेंस विद सर्टेन बिजनेस फंक्शंस, और बात का कुछ काम करने के लिए उसको बाहर से और लोगों की मदद पड़ती है, जैसे मार्केटिंग के काम के लिए, फाइनेंस के काम के लिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, वही बात थी, एक बंदा है गया तो सारा बिजनेस गया। बस जल्दी जल्दी उसको रीड कीजिएगा। कहता है कि द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट ऑफ द ओनर एंड हिज हर एबिलिटी टू वर्क। यानी कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जब तक वो जिंदा है तो कारोबार जिंदा है, वो गया तो कारोबार गया, या उसकी एबिलिटी टू वर्क। एक बंदा खुदा ना खासा मान लो कि वो काम कर रहा है, वो काम सारा काम है ही, जारी बात है हाथों से करना है, अल्लाह माफ करे किसी एक्सीडेंट के अंदर उसके दोनों हाथ रहेंगे, अब वो काम करने के काबिल ही नहीं, तो कारोबार भी खत्म हो गया। वही है ना, कोई सलून खोल के बैठा हुआ तो हाथों से ही काट देना बाल वहां पे उसके, हैं? अब वो बेचारे का वो दोनों हाथ ही रहेगा एक्सीडेंट में, तो कारोबार खत्म। जिंदा है लेकिन काम करने के काबिल नहीं रहा, तो कारोबार खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, मरने पे या उसके काम करने की काबिलियत वो खत्म हो जाए। द सीरियस इलनेस ऑफ द ओनर कोड रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक बंदा है, वही मालिक है, वही चलाता है उसको, अगर वही बीमार पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, तो मेरे बच्चे कारोबार को कौन चलाएगा? तो ये भी वजह हो सकती है। और इफ द कॉम्पिटेंट हेल्प कैन नॉट बी फाउंड, अगर कोई और उसका सहारा देने वाला नहीं उस मुश्किल वक्त में, तो कारोबार खत्म हो जाएगा। It is difficult to arrange for the sale of a proprietorship and at the same time assure a customer that the business will continue to meet their needs। ये एक और दिक्कत होती है कि इस तरह किसी कहता कि इस कारोबार कहता कि it is difficult to arrange for the sale of a proprietorship and at the same time assure customers, यानी कि ये मुश्किल होता है कि आप क्या कर सको, प्रोप्राइटरशिप को आगे बेच सको। इसको बेचना भी मेरे बच्चे इतना आसान नहीं होता। कंपनी में तो शेयर होते हैं ना, जैसे मर्जी आगे बिकते जाए। मालिक में आप अकेले मालिक हो, इस मलकियती हकूक को आगे बेचना इतना आसान नहीं होता। कोई अगले बंदा भी नहीं मिलता, वही खरीदेगा जिसको काम आता हो, और अगर उसको फायदा नजर आ रहा हो, नहीं तो क्यों खरीदेगा वो इसको। सेम टाइम अश्योर कस्टमर्स दैट द कंटिन्यू वर्क टू मीट देयर नीड्स, और आगे कस्टमर्स को भी इस बात की गारंटी दे के रखना कि आपको ये सहूलतें मिलती रहेंगी, कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि एक बंदा है वो मर गया तो मामला खत्म। कहता है कि दिस रिजल्ट इन की पर्सनल रिस्क, यहाँ पे पर्सनल रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। बंदा गया तो बिजनेस गया। डिफिकल्ट इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉय, एक अच्छा बंदा आपको कभी ज्वाइन नहीं करेगा। उसको पता कि यहाँ पे मैं अगर ज्वाइन कर लिया इसे एक बंदे के पास, कल मैं सीवी में क्या लिखूंगा कि वो फलाने चौधरी चौधरी जो सेठ या फलाना उसके पास मैं काम कर रहा था, वो कहेगा बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था ना, अकेला बंदा तो था। तो इस तरह के कारोबार में अगर आप कोई नौकरी करना चाहे तो शायद नौकरी के लिए भी लोग नहीं आएंगे, उसको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि उनका अपना कैरियर नहीं होगा। जिस बंदे को कैरियर नजर आ रहा हो वो कहीं पे नौकरी नहीं करता, उस जगह पे नौकरी नहीं करता जहां पे उसको आगे कैरियर में फायदा ना हो। आप वैसी जगह पे काम करते हो जहां पे आगे आपको सीवी में लिखें, और जब अगले बंदे को पास अप्लाई करें उसको लगे अच्छा तो फलानी जगह पे काम करता है। तो ये तो ऐसी जगह है जिसको लोग जानते ही नहीं। अगर जानते भी तो लोग मानते नहीं, तो इसकी तो दिक्कत ही दिक्कत है। इट इज डिफिकल्ट टू फॉर ए स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप टू मैच द विच। ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दो बातें रहेंगी, बस रीड कर लीजिए क्योंकि हमारी अगली क्लास है उसका सेटअप लगाना। बस शायद अगले वीक से ही आपको खबर मिल जाएगी। हमने क्लासेस को वीक पूरा वो करना है, शायद अगले वीक नहीं तो उससे अगले वीक। तो क्लासेस 6 दिन होंगी, शायद अगला वीक तो खैर मेरा ख्याल है कि मेरी क्लास